अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमने पिछले कुछ दिनों से स्टार्ट कर रखा है एचईसी की स्कॉलरशिप के हवाले से। और आज जो हमने प्लान कर रखा था एचईसी की स्कॉलरशिप के हवाले से वो थी कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप, जिसके हवाले से हमने डिस्कस करना था कि कौन कौन से ऐसे मेन क्वेश्चन हैं जो आपके जहन में आते हैं और कौन कौन सी ऐसी स्पोर्ट है जो कि मैं आपको उसके हवाले से गाइड कर सकता हूँ कि आसानी से आप अप्लाई भी कर सकें, और उसके हवाले से जो टेस्ट है उसके हवाले से भी आपके माइंड में अच्छे तरीके से आपको गाइडलाइंस मिल सकें। जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आ रहा है कि जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है एचईसी की तरफ से वो यहाँ पर आपके सामने शो मैंने करवाई है ताकि आप इसको देख सकें कि ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, नॉन ऑफिशियल नहीं है। बहुत दफ़ा ये देखने में आया कि बहुत सारी फेक जो न्यूज़ हैं वो रेगुलेट करती हैं और उन वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं या पैसे किसी को दे देते हैं और वो उनका एक बहुत बड़ा नुकसान होता है और बाद में वो कंप्लेंट कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि जी हमने तो आपको भेजा था और इस तरीके से, और हालांकि वो चीज़ नहीं होती। तो अभी जो आज हम ये चीज़ शेयर कर रहे हैं इसके साथ हम बाकायदा तौर पे जो इमेजेस हैं, जो रियल उसकी सारी स्क्रीनिंग है वो आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट में आपने नहीं देखा वो भी आपको दोबारा आप देख सकें, और उन सारी चीज़ों में से जो आपके क्वेश्चन माइंड में दोबारा आ रहे हैं उनको भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो उनको भी मैं आंसर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से कि जैसे एडवर्टाइजमेंट है 2022 के लिए, और इसकी डिटेल जो है एचईसी के पेज के ऊपर अवेलेबल है। और कौन सा पेज है? एचईसी ने एक ऑफिशियल पेज बना के रखा है hec.gov.pk। जैसे मैंने लास्ट दिनों में आपको गाइड किया था कि एचईसी हायर एजुकेशन के इदारे के लिए और जीओवी जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट्स होती हैं उनके साथ जीओवी यूज़ होता है और .pk मतलब पाकिस्तान के लिए यूज़ होता है। तो आप जब भी एचईसी की वेबसाइट अगर आप याद रखना चाहें तो hec.gov.pk के नाम से याद रख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि एचईसी ने बाकायदा तौर पे आपके लिए एक पेज क्रिएट किया हुआ है, उसके ऊपर तमाम जो कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप है उसके हवाले से अपडेट वहाँ पर अवेलेबल होती है। और उसका लिंक है /site, यानी कि एचईसी की आपको जो लिंक लिखेंगे /site/CWGSP, तो ये लिंक है जिसके ऊपर आपने जाना है। और ये मैं आपको बाद में वीडियो में जैसे हम आगे डिस्कस करना शुरू करेंगे तो मैं आपको ये लिंक दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी उसमें किस तरीके से इंफॉर्मेशन मुहैया की गई है। अभी हम चलते हैं कुछ सवालात, कुछ इन्फॉर्मेशन की तरफ। यहाँ पे नीचे भी दी गई हैं, लेकिन हम आगे जैसे हम लास्ट टाइम भी किया था कि हम बारी बारी उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहले आता है कि हम अप्लाई कैसे करेंगे, मतलब कौन सा ज़रिया है जिसमें हम इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अप्लाइंग प्रोसीजर मतलब बाकी स्कॉलरशिप से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि इसमें आपने डायरेक्टली तौर पे एचईसी के ऊपर पोर्टल में अप्लाई नहीं करना। सबसे पहले आपने कॉमनवेल्थ का जो पोर्टल है, अपना ऑफिशियल पोर्टल, उसके ऊपर पहले अप्लाई करना है और फिर उसके बाद अपने एचईसी पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना है। अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो आपको सबसे पहले अपने सुपरवाइज़र, रिसर्च सुपरवाइज़र से एक एक्सेप्टेंस लेटर लेना होगा और वो भी आपने प्रोवाइड करना होगा। ये तीसरे नंबर के ऊपर स्टेप है, यानी कि अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इन 3 डिफरेंट स्टेप्स का सामना रहेगा जिसके अंदर आप डिस्कस करेंगे चीज़ों के हवाले से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि कौन लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं इन स्कॉलरशिप्स के हवाले से, तो जैसे कि आपको मालूम है कि कॉमनवेल्थ की जो स्कॉलरशिप है ये एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि जिन्होंने 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की हुई है उनके लिए है। तो उनके हवाले से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले पाकिस्तानी और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के जो नेशनल हैं और परमानेंट रेजिडेंस हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज़ होता है, बहुत सारे दोस्त करते हैं कि जैसे हमारे अफ़गान दोस्त हैं और वो यहाँ पे रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो क्या वो इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है? तो उसके हवाले से एचईसी की जो क्लियर पॉलिसी है उसमें वो एलिजिबल नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान
के जो नेशनल है, जिनके पास पाकिस्तान का जो CNSC है वो इसके अंदर एलिजिबल हैं। तो वो सिर्फ वही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी ड्यूल नेशनलिटी है वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये भी याद रखें कि जिनके पास इस वक्त दो नेशनलिटी हैं, यानी कि हो सकता है कि किसी भी दूसरी कंट्री की या अफ़गान दोस्त जो हैं उनका हो सकता है। जी, तो ये जो अवेलेबल स्कीम है, ये एकेडमिक स्टडीज़ जो हैं ये यूके ने स्टार्ट की थी, और यूके के अंदर आपका एकेडमिक ईयर सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होगा। जो मास्टर की स्कॉलरशिप के लिए हैं उनके हवाले से यहाँ पे क्लियरली तौर पे मेरे पास इंस्ट्रक्शन लिखी हुई पड़ी हैं कि जो हैं उन्होंने फ़र्स्ट क्लास डिग्री इन रेलिवेंट जो है 16 ईयर डिग्री है उसमें हासिल की हो, और वो अपने रेलिवेंट प्रोग्राम में ही आगे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो PhD वाले हैं उनके पास MPhil डिग्री होनी चाहिए, यानी 18 ईयर एजुकेशन मौजूद होनी चाहिए, और वो PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपनी रेलिवेंट फील्ड के अंदर। इसके बाद आपकी मैक्सिमम 2 सेकंड डिवीजन्स जो हैं वो आपके पूरे करियर के अंदर होने चाहिए। अगर आपकी इससे ज़्यादा हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ बताई गई है, मस्ट अप्लाई अंडर वन ऑफ द थीम एज मैंशनड अबव ऑन द CSC यानी कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप जो चैप्टर है वेबसाइट एंड वेबसाइट कैंडिडेट फील्ड ऑफ जो स्टडी है, यानी कि एक बाकायदा थीम दिया गया है कॉमनवेल्थ की तरफ से। उस थीम से रेलिवेंट आपका जो सिलेक्शन है वो होनी चाहिए। रिसर्च भी उसी से उन्हीं एरियाज़ के अंदर सिलेक्टेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ ऐसी फील्ड या ऐसे एरिया ऑफ रिसर्च की सिलेक्शन करें जो कि वहाँ पे मेंशन नहीं है, तो उसमें वो आपको एंटरटेनमेंट नहीं की जाएगी। इसी तरीके से एप्लीकेशन मस्ट नॉट हैव रजिस्टर्ड फॉर मास्टर ऑफ PhD और MPhil लीडिंग टू अ PhD एट UK यूनिवर्सिटी बिफोर सितंबर अक्टूबर 2022। सितंबर अक्टूबर 2022 से पहले कि आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटीज़ किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में नहीं होनी चाहिए। आपने इन 2 महीनों के अंदर अंदर अप्लाई किया होगा, तो फिर उस चीज़ के ऊपर ये स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं। नॉट हैव स्टार्टेड आर बी करंटली रजिस्टर्ड फॉर मास्टर, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपने पहले स्टार्ट किया हुआ है या फिर आपने अपनी पहले होम कंट्री के अंदर पढ़ रहे हैं एल्सवेयर, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये फ्रेश एडमिशन्स के हवाले से है। इसी तरीके से हैव द सपोर्ट ऑफ अ पोटेंशियल सुपरवाइज़र फ्राम एटलीस्ट 1 UK यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए एक सुपरवाइज़र, पोटेंशियल सुपरवाइज़र का नाम और उसके एक्सेप्टेंस लेटर मेंशन होना ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था अप्लाइंग प्रोसीजर के हवाले से। हैव प्रोवाइडेड ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, कि जो फॉर्मेट कॉमनवेल्थ की वेबसाइट के ऊपर कही गई है और HEC की कही गई है, तो दोनों जगहों पे जिस फॉर्मेट में कहा गया है आपने उसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके सबमिट करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक फॉर्मेट बनाया और एक को दोनों जगहों पे अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपने दोनों के लिए अलग केयरफुली रीड आउट करना है और उसको सबमिट करना है। Applicant must not be able to afford to study in UK without this scholarship, और स्टूडेंट का या एप्लीकेंट का ये चीज़ भी यकीनी बनाया जाएगा कि वो इस स्कॉलरशिप के बिना UK में स्टडी नहीं कर सकते, तब ही उनको ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। 2 रेफरेंस लेटर आपने लाजमी तौर पे सबमिट करने हैं आपने ऑनलाइन सिस्टम के अंदर। इसी तरीके से मस्ट ऑब्टेन्ड आपने 70% मार्क्स ऑब्टेन्ड करने हैं हेड टेस्ट के अंदर जो HEC आपसे लेगा। ये तो बात थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, इसी वजह से हम यहाँ पे हेड टेस्ट के हवाले से डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। हम आगे अपने आने वाली डिस्कशन के अंदर हमने हेड टेस्ट के हवाले से एक बाकायदा अलग से टॉपिक रखा हुआ है, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास,
हमारे पास टॉपिक आता है कि हम किस तरीके से प्रोग्राम या यूनिवर्सिटी को सर्च आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे, जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ते हैं कि रेलिवेंट प्रोग्राम, रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज़, और बात करते हैं सुपरवाइज़र की, तो हमारे अक्सर माइंड में आता है यार ये हमें मिलेंगे किधर से। तो वो मिलेंगे ऐसे कि बाकायदा तौर पे एचईसी ने और जो कॉमनवेल्थ है उसने प्रोवाइड किया हमें लिंक, और उस लिंक की तरफ हम चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से आपने उसमें प्रोग्राम सर्च आउट करने हैं, किस तरीके से आपने यूनिवर्सिटीज़ को देखना है। तो चलते हैं वेबसाइट पोर्टल्स की तरफ। जी, तो जैसे आपके सामने मैंने ओपन किया एचईसी की ऑफिशियल वेबसाइट, और जो लिंक मैंने आपसे कहा था बाकायदा तौर पे hec.gov.pk/site/ जो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के हवाले से था CWGSP, तो वो मैंने इस वक्त आपके सामने ओपन किया, और ये आपके सामने वाज़ेह तौर पे लिखा आ रहा है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप फॉर मास्टर एंड PhD, और इसके अंदर बाकायदा तौर पे वही इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर लिखी आ रही है, और वो थीम्स भी यहाँ पे लिखे आ रहे हैं। तो बात जो हम कर रहे थे प्रोग्राम्स के हवाले से कि प्रोग्राम आपने कैसे सर्च करना है, तो एचईसी ने बाकायदा तौर पे ये 2 लिंक्स प्रोवाइड किए हैं। मैंने ये दोनों लिंक्स पहले से ऑन करके रखे थे कि इंटरनेट की वजह से देर ना हो और हम जल्दी से जल्दी इन चीज़ों के ऊपर जाएं। तो मैं यहाँ पे जिस तरीके से ये पेज PhD के प्रोग्राम्स के हवाले से है कि PhD के प्रोग्राम आपने कैसे सर्च करने हैं, क्या उसमें जो है प्रोग्राम कौन से हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी इसके अंदर एलिजिबल हैं, तो इस पेज को आपने रीड आउट करना है। और जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि मैं आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिंक डाल दूंगा ताकि आप आसानी के साथ जो हैं इन लिंक्स तक पहुंच सकें और यहाँ से आके सेलेक्ट कर सकें। जैसे यहाँ पे आ रहा है चूजिंग आ यूनिवर्सिटी कोर्सेज, तो आप डायरेक्टली तौर पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ रहा है चूजिंग यूनिवर्सिटी। तो स्टडी यूके यहाँ पे लिखा आ रहा है, पोस्ट और प्रॉस्पेक्टस और बाकी सारी चीज़ों के हवाले से यहाँ पे इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके से सर्च करने में मुश्किल पेश आ रही है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं आप कौन सा प्रोग्राम सर्च करना चाह रहे हैं और किस किस्म की यूनिवर्सिटी चाह रहे हैं। तो हम एक लाइव सेशन रखेंगे जिसके अंदर मिल के हम इसको भी कंडक्ट करेंगे कि किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ सर्च की जाती हैं बाकायदा डिटेल के साथ। इसी तरीके से जैसे दूसरा लिंक था MPhil के हवाले से, MS में जो एडमिशन लेने वाले मास्टर प्रोग्राम के हवाले से, तो उनके लिए यहाँ दिया हुआ है और उसमें भी चूजिंग यूनिवर्सिटी का यहाँ पे लिंक दिया गया। तो आप यहाँ से डायरेक्टली तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से बाकायदा तौर पे यूनिवर्सिटी प्लस प्रोग्राम अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे स्टडी इन यूके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाती है। मैं शॉर्टली आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें आपके सामने यहाँ पे ये एक वेबसाइट आई है और इसमें डायरेक्टली तौर पे आपके सामने सर्च आइकन आ जाएगा, इस वेबसाइट के ऊपर होना चाहिए। जैसे अलुमनाई ये फाइंड यूनिवर्सिटी है, आप इसको करना चाहें या फिर आप डायरेक्टली तौर पे बाकी चीज़ों को देखना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं। फाइंड यूनिवर्सिटी के ऊपर मैंने क्लिक किया। फाइंड यूनिवर्सिटी के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने यहाँ पे सर्च बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर हम चीज़ों को देखेंगे। तो अभी मेरे सामने ओपन हो रहा है ये चीज़ें। ये आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट, आपके सामने ये वेबसाइट कितनी देर में ओपन होती है। तो आपने इसके हवाले से जल्दी नहीं करनी है, इसको सुकून से देखना है। और ये जैसे हमारे पास आ गया है तो आपने डायरेक्टली तौर पे इंस्टीट्यूशन का नेम लिख सकते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूशन नहीं सब्जेक्ट अपना देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली तौर पे सब्जेक्ट में हैं और यहाँ से सब्जेक्ट या डायरेक्टली तौर पे यहाँ पे सर्च आप कर सकते हैं बाकायदा तौर पे, जैसे जो भी आपकी फील्ड है उसके हवाले से और लेवल के हवाले से कि आप मास्टर्स के लिए करना चाह रहे हैं या PhD के लिए करना चाह रहे हैं। तो आपने दोनों इस चीज़ को ट्राई करना और इससे सर्च में आपके पास यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी और आपने उसमें से किसी एक में भी अप्लाई कर लेना है। उसके अलावा दीगर साथ अच्छी चीज़ ये होती है कि साथ जो मौजूद हो गाइडलाइंस हों उनको लाजमी तौर पे स्टडी करें तो वो आपको हेल्प आउट करते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसके लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको मज़ीद इस हवाले से अलग वीडियो बना के बता सकता हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा। तो जहाँ पे हमने कोर्सेज़ की बात की वहीं पे अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अब लेट्स सपोज ये तो आपके सामने ये प्रोग्राम सब कुछ आ गया, तो आपने अप्लाई पोर्टल्स की जो हम बात कर रहे थे तो वो कहाँ से अप्लाई पोर्टल हैं, तो वो अप्लाइंग पोर्टल के हवाले से
देखें कि ये एक पोर्टल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये पीएचडी के लिए अप्लाई के लिए आपने नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, और ये नेक्स्ट और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने पहले ही इसके अप्लाइंग प्रोसीजर के ऊपर कि कैसे फॉर्म फिल करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, वो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर काफ़ी मौजूद है। हम सिर्फ और सिर्फ आज जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो कि आपके माइंड में आते हैं। तो आपने एमफिल और पीएचडी के लिए जो अप्लाई करना है उनकी अलग अलग ये वेबसाइट्स यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से वहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपने डायरेक्टली तौर पे ई पोर्टल जो HEC का है उसके ऊपर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने रजिस्टर होना है, और उसके ऊपर रजिस्टर होकर आपने स्कॉलरशिप पे जाके अप्लाई करना है, और इसके लिए भी आपका पोर्टल पहले कंप्लीट होना चाहिए। तो याद रहे कि आप अप्लाई करेंगे, आपने पहले प्रोग्राम सर्च करना है, यूनिवर्सिटी सर्च करनी है एमफिल के लिए, और फिर उसके बाद आपने अप्लाइंग कॉमनवेल्थ के जो प्लेटफॉर्म है, जो मैंने आपको लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं और यहाँ पे दिखाए भी हैं, उस पर आपने जाके अप्लाई करना। और फिर उसके बाद जब वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपने यहाँ पर HEC के पोर्टल के ऊपर आके अप्लाई करना है, कंप्लीट प्रोसेस करना, तब जाके आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी। चलें अब वापस चलते हैं अपने जो डिस्कशन क्वेश्चन थे वहाँ पे देखते हैं कि आगे हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो अगला टॉपिक जैसे हमारा था कि ऑनलाइन पोर्टल अप्लाई करने के हवाले से, जैसे मैंने आपके साथ पहले ही वो दिखा दिए, उनका बाकायदा तौर पे आपको लेआउट भी दिखा दिया, उसके हवाले से वीडियो आप कहेंगे तो अलग से बना दूंगा, लेकिन ये चीज़ें आपके सामने हैं। अच्छा, डेडलाइन की बात करें कि इसकी आखिरी डेट क्या है इसके ऊपर अप्लाई करने के हवाले से, तो डेडलाइन फॉर HEC एंड कॉमनवेल्थ जो है वो हमारे पास है 1 नवंबर, 1 नवंबर 2021 4 बजे तक का टाइम है, पाकिस्तानी टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। तो याद रहे कि ये ना हो कि मोस्टली दोस्त हमारे ऐसे करते हैं कि 1 नवंबर को शाम 6 बजे बैठ के वो लगे होंगे और कहेंगे ये तो 1 नवंबर लास्ट डेट है। तो वह यहाँ पे बाकायदा टाइम मेंशन बताया गया है कि 4 बजे से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। 4 बजे के बाद जो एप्लीकेशन होगी उसको डिले तस्वर किया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ अपने ज़हन में रखें। हो सकता है कि HEC या कॉमनवेल्थ इस स्कॉलरशिप की डेट को एक्सटेंड कर दें, लेकिन वक्ती तौर पे जो इस वक्त तक जो फ्रेश अपडेट्स हैं उस वक्त तक इस डेट में कोई एक्सटेंशन नहीं है। आपने 1 नवंबर शाम 4 बजे तक अप्लाई करना है। इसी तरीके से कॉमनवेल्थ पोर्टल के ऊपर जैसे बात करें और आपने अप्लाई तो उसी टाइम तक करना है, लेकिन अपने जो एक्सेप्टेंस लेटर है किसी भी सुपरवाइज़र से लेना, वो आप जो है 22 नवंबर तक प्रोवाइड कर सकते हैं 4 बजे तक, लेकिन वो GMT के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली होगा, वो कॉमनवेल्थ के UK टाइमिंग के अकॉर्डिंगली होगा। तो उस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और यहाँ पे बाकायदा तौर पे मेरे सामने लिखा आ रहा है कि आपने ख़ुद इस चीज़ की श्योरिटी करनी है कि आप खुद टाइम से पहले अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। ये नहीं है कि आप बार बार HEC या फिर कॉमनवेल्थ को ईमेल लिख रहे हो कि हमने टाइम से पहले किया है या नहीं किया। तो टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने ऊपर है। फिर इसके बाद अगर बात करें फ़ी फॉर एप्लीकेशन के, क्या इस जो हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसकी कोई फ़ीस है या नहीं है, तो वाज़े तौर पे स्कॉलरशिप की कोई फ़ीस नहीं है, जबकि हेड टेस्ट जो कि HEC कंडक्ट करेगा उस टेस्ट की फ़ीस है जो कि 800 रुपया है, जो कि आपने डिपॉजिट करना है, जो कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपको बाकायदा HBL का अकाउंट दिया गया है, आपने उसके लिए वो 800 रुपये की फ़ीस सबमिट करनी है। फ़ीस जमा करवाने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जहन में आता है हेड टेस्ट का। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैंने इस टॉपिक के लिए अलग से जो है एक सेक्शन रखा है जिसके अंदर हम बात करेंगे हेड टेस्ट के हवाले से कि हेड टेस्ट है क्या, उसको कैसे, उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है और कि क्या होगा उसमें। फिर उसकी डेट्स के हवाले से भी आपके जो क्वेश्चन हैं कि कब ये टेस्ट होगा, उस हवाले से भी जो है मैंने इस सेक्शन के अंदर रखा है। तो हेड टेस्ट जो है ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के ऊपर है, यानी कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए अलग कैटेगरी है, मैनेजमेंट साइंसेज और बिज़नेस एजुकेशन के लिए अलग कैटेगरी है, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेज के लिए अलग कैटेगरी है। तो जो कैटेगरी 1 की अगर बात करें, हेड 1 के नाम से जिसे जाना जाता है,
उसमें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी आती है, और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के जो सेक्शन है उसके अंदर इंग्लिश रीजनिंग के क्वेश्चन 30 होंगे, एनालिटिक रीजनिंग के 30, क्वांटिटेटिव मैथ रीजनिंग 40। इस तरीके से ये टोटल 100% होंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इंग्लिश और एनालिटिक रीजनिंग के 30-30, जबकि क्वांटिटेटिव या मैथ रीजनिंग के 40। इस तरीके से टोटल वेटेज जो इसकी 100% होगी। हेड 2 जो कि मैनेजमेंट साइंसेज और बिजनेस एजुकेशन के हवाले से है, उसमें इंग्लिश रीजनिंग जो है 30, जबकि एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो 40% होगी, जबकि क्वांटिटेटिव और मैथ रीजनिंग जो है वो 30% होगी। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जो बिजनेस या मैनेजमेंट साइंसेज हैं उसके अंदर इंग्लिश और क्वांटिटेटिव और मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन 30% होंगे, जबकि एनालिटिक रीजन इसमें उसकी वेटेज ज़्यादा है, उसके क्वेश्चन जो है 40% होंगे। इसी तरीके से अगर हैट की कैटेगरी 3 की बात की जाए, जो कि है आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज की, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स रिलाई करते हैं, तो उसमें क्या होगा? तो उसमें इंग्लिश रीजनिंग 40%, एनालिटिकल रीजनिंग जो है 35% और क्वांटिटेटिव मैथ रीजनिंग 25% है। तो टोटल इस तरीके से हैट 3 जो है उसका 100% बनता है। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के लिए इंग्लिश 40%, एनालिटिक रीजनिंग 35% और क्वांटिटेटिव मैथ रीजनिंग 25% होगी। तो इस तरीके से टोटल हैट 3 की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है। जबकि अगर बात करें हैट 4 यानी कि चौथी कैटेगरी, जिसमें बाकी आते हैं मेडिकल साइंसेज के लोग, एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, उनके टेस्ट किस तरीके से होगा, उनकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? उसमें इंग्लिश रीजनिंग 40% होगी, जबकि एनालिटिकल रीजनिंग और क्वालिटेटिव मैथ रीजनिंग ये दोनों 30% होगी। तो इस तरीके से ये 100% वेटेज होगी। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो अभी से स्टार्ट कर सकते हो कि आपने इसके अकॉर्डिंगली करना है, और बहुत जल्द इसके हवाले से सैम्पल टेस्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो ग्रुप या फिर फेसबुक पेज के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप उस सैम्पल टेस्टों को देख के अपनी प्रिपरेशन को मज़ीद बेहतर कर सकें। अब इसके बाद हेड टेस्ट के हवाले से जैसे आपके जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं इससे आगे कि इसके अलावा कौन सी इंफॉर्मेशन है जो इस स्कॉलरशिप के हवाले से हमें मालूम होनी चाहिए, या फिर ये भी है कि अगर एक चीज़ जो हम पीछे छोड़ आए हैं कि जी ये हेड टेस्ट के हवाले से जो डिटेल हैं या डेट्स हैं वो कब होंगी। तो नवंबर के अंदर इसकी डेट्स होंगी टेस्ट की, और आप अपने ETC यानी कि जो HEC का एग्ज़ाम्स वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाके उसकी डिटेल देख सकते हैं। आपने रेगुलरली या कम नवंबर के बाद उसको चेक करना है अपने रोल नंबर स्लिप के हवाले से और डेट के हवाले से, ताकि आप अपना टेस्ट और सेंटर को वहाँ पे दे सकें। अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें कि HEC में कंडक्ट टेस्ट इंटरव्यू टू शॉर्ट लिस्टेड नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स। जो भी लोग टेस्ट क्लियर करेंगे उनके इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे। HEC उसको लेगी टेस्ट, चूँकि पहले ही हो चुका, हो सकता है कि बाज़ के ना भी ले, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि वो हो सकते हैं। HEC वैलिडेट प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी देयरफॉर फीमेल आर एनकरेज्ड, कि दोनों जो हैं जेंडर वो अप्लाई कर सकते हैं, दोनों को इनकरेज किया जाएगा। HEC ओनली फैसिलिटेट रोल इन नॉमिनेशन प्रोसेस। अ फाइनल सिलेक्शन जो है वो कॉमनवेल्थ की या डोनर कंट्री जो है वो उसकी करेगा। यहाँ से सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स वो दे दिए जाएंगे डोनर कंट्री UK को, और फिर वो उसमें फ़ाइनल रिमार्क्स अगर वो किसी किस्म की चेंजेस करती है तो वो कर सकती है। ये भी आपके जहन में पहले से होना चाहिए। अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो HEC ये राइट रिज़र्व रखती है कि वो आपको तमाम किस्म की स्कॉलरशिप के लिए बैन कर दे और आप कभी भी किसी भी स्कॉलरशिप के लिए फ्यूचर में अप्लाई ना कर सकें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप तमाम इंफॉर्मेशन केयरफुली प्रोवाइड करें और बिफोर डेडलाइन यानी कि 1 नवंबर 2021 से पहले
प्रोवाइड करें। कोई भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है या फिर पहुंची नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, उसमें एचईसी या डोनर एजेंसी वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो आप जितनी जल्दी हो सके आप अपनी एप्लीकेशन को फिलअप करें और उसको सबमिट करें। अब हमारे पास कुछ मज़ीद क्वेश्चन आते हैं कि क्या इसके लिए आइल्स या फिर जीआरई या जितने भी लैंग्वेजेस कोर्सेज होते हैं या इंटरनेशनल एडमिशन टेस्ट होते हैं, क्या वो होने चाहिए, क्या उसके लिए ज़रूरी हैं, नहीं ज़रूरी। तो उसके हवाले से यहाँ मैं क्लियरली बताता जाऊँ कि उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ये टेस्ट जो हो रहे हैं यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो हेड टेस्ट है उसको पास करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं वो अगर कहती है कि आपको लाजमी होना चाहिए, आप जब उनसे कांटेक्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस लेटर लेते हैं और वो आपको कहते हैं कि जी वहाँ होना चाहिए, तो फिर आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ एचईसी की तरफ से या डोनर कंट्री की तरफ से ये मैंडेटरी नहीं है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के अंदर इस चीज़ का केयरफुली ख्याल रखें कि उसके अंदर ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। इसी तरीके से अगर हम इस जीआरई और उसके हवाले से बात कर लें तो एज क्राइटेरिया की बात कर लें, तो एज क्राइटेरिया यही है कि इसमें किसी किस्म का कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। आप किसी भी एज के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए और अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें पीएचडी के हवाले से कि इंस्ट्रक्शन, अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं और अप्लाई कर रहे हैं स्टडी मास्टर कैंडिडेट फॉर द एक्सेप्टेंस फॉर बाय द सुपरवाइज़र एट द प्रपोज्ड होस्ट यूनिवर्सिटी, आप जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन किया तो वहाँ के सुपरवाइज़र का आपको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब ही आपका एडमिशन कंफर्म हो सकेगा। ऑनलाइन रेफरेंस, आपने वो रेफरेंस लेटर या रेफरेंस नंबर आपने लाजमी तौर पे कॉमनवेल्थ की पोर्टल के अंदर प्रोवाइड करना है और कॉमनवेल्थ के पोर्टल के अंदर प्रोवाइड करने के बाद आपने आपका वो एडमिशन जो है तब आपको ये स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो ये तो थे क्वेश्चन। हाँ, जैसे ये 2 क्वेश्चन मैंने हर स्कॉलरशिप के साथ रखे होते हैं जिसमें ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपका अकाउंट लॉक हो जाए जो एचईसी पोर्टल है तो आपको क्या करना है, तो आपको फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। उस तरीके से आपका अकाउंट इशू सॉल्व हो जाएगा। या फिर आपने onlinehelp.hec.gov.pk के ऊपर कांटेक्ट करना और आपके पासवर्ड या ईमेल या जो भी आपका इशू आ रहा है वो सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से कांटेक्ट डिटेल्स हैं तो आपने एचईसी की ऑफिशियल जो जैसे मैंने पहले बताया onlinehelp.hec.gov.pk उसके ऊपर कांटेक्ट करना है। वहाँ से आपको इंतहाई तेज़ और बेहतर सपोर्ट मिल सकती है। तो ये तो थे आज की हमारी डिस्कशन जो कि कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप के हवाले से थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आप अपने रिव्यूज़, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं ताकि हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मज़ीद किस किस्म की वीडियोज़ लाएँ, क्योंकि हमारा फर्स्ट टारगेट जो फर्स्ट हमारा पर्पज़ है वो एचईसी की अपडेट्स, एचईसी की गाइडलाइंस और एचईसी की जो भी नई सर्विसेज आ रही हैं उसके हवाले से आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। उसके बाद सेकेंडरी लेवल के ऊपर आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के हवाले से ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और बहुत सारे कैरियर के हवाले से गाइडलाइन भी प्रोवाइड करना। लेकिन फिर भी ये आपकी सजेशन के ऊपर होगा कि आप किस चीज़ को ज़्यादा लाइक करते हैं। तो हमें कमेंट करना मत भूलिएगा ताकि हम अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।